हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी अध्याय 7 परिवहन एवं संचार। तो वर्ड से ही आपको पता चलेगा, परिवहन और संचार के बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व में सड़क परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि विश्व में सड़क परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं को करना है, वर्णन करना है। तो इसके आंसर समझते हैं क्या दे रखा है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्या है? सड़कें प्राकृतिक आपदा के दौरान तथा खराब मौसमी दशाओं में अनुपयोगी है। तो सड़कें जैसे प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, उस समय हम सड़क को क्या कर सकते हैं? उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, यातायात की मांग को सड़क जाल पर पूरा नहीं कर पाता है, फलस्वरूप सड़कों पर दबाव बढ़ता है। तो यातायात यातायात की मांग को सड़क जाल पूरा नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट भी, कि लोग गाड़ी खरीदेंगे, तो यातायात की मांग भी बढ़ने लगेगा और सड़क जाल पूरा नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप सड़कों पर का क्या पड़ेगा दोस्तों? दबाव बढ़ता जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? सड़कों के निर्माण और उनके रख रखाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। तो सड़कों के निर्माण के लिए भारी मात्रा में पैसे की आवश्यकता है, उनके रख रखाव के लिए, है ना। निवेश जानते, इन्वेस्टमेंट करना, पैसा करना, है ना। तो सड़कों के निर्माण और उनके रख रखाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा, पनामा नहर की विशेषता बताइए। तो पनामा नहर की विशेषता, पहला है, पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है। तो पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर क्या है दोस्तों? लंबी है। दूसरा है, इस शहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिम स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। और इसी तरह पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है। तो पनामा नहर के कारण क्या हुआ दोस्तों? उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिमी स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन में 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। और पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी भी क्या है दोस्तों? कम हो गई है। तीसरा पॉइंट, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है। तो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन माने वस्तु को आदान प्रदान हो जाता है। यह नहर दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में क्या है दोस्तों? सहायक है। तो पनामा नहर क्या है? यह नहर दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में क्या है? सहायक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर की दृष्टि से। सुएज नहर की विशेषता बताइए। तो क्या है? सुएज नहर की विशेषता बताना है। पहला, इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ। तो इस नहर का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1869 में मिस्र में हुआ। दूसरा पॉइंट, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो यह नहर क्या करती है दोस्तों? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तीसरा पॉइंट, यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। तो सुएज नहर क्या है दोस्तों? यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर क्या है? गहरी है। दोस्तों पेपर में आपको ऐसे ही वर्णन करना है, पॉइंट टू पॉइंट बताना है, और आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। जैसे सुएज नहर की विशेषता आ गए, तो दोस्तों आपको ऐसे ही बताना है। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? चौथा पॉइंट हम बात करते हैं। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तर मानसा अंतरीप मार्ग की तुलना में कम हुई है। तो इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया के ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी उत्तर मानसा माने अंतरीप मार्ग की तुलना में कम हुई है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। तो इस नहर में प्रतिदिन है 100 जलयान माने आना जाना लगा रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, नील नदी से नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी सुएज नहर से मिलती है। तो जो नील नदी से नौगम्य होता है ना, ताज़ा पानी की नहर भी सुएज नहर से क्या करती है दोस्तों, मिलती है। क्वेश्चन चौथा, वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम एवं आधुनिक साधन है, स्पष्ट कीजिए। तो वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम एवं आधुनिक साधन है, स्पष्ट कीजिए। आंसर पहला, वायु परिवहन एक तीव्रतम साधन है। इसके कारण आज विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। तो वायु परिवहन क्या है, एक तीव्र साधन है, मतलब तेजी से है ना कहीं भी जा सकते हो। और इसके कारण विश्व का कोई भी जो स्थान है 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा मूल्यवान वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाइयों को तीव्रता से कम समय में गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। तो क्या है, इसके द्वारा मूल्यवान माने बहुत मूल्यवान जो कीमती वस्तुएं हैं, जीवन रक्षक है, जैसे आपदा के समय में देखते हो दवाइयों को तीव्रता से क्या है, हेल्प किया जाता है ना। और जो खराब होने वाले वस्तु है उसको भी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, दुर्गम स्थलों जैसे पहाड़, दलदल, बीहड़, जंगलों आदि क्षेत्रों में वायु परिवहन द्वारा ही परिवहन संभव हो पाता है। तो आप रिसेंटली देखते हो दोस्तों, अभी उत्तराखंड में वहाँ पे क्या हुआ था, बादल फटने से है ना, वहाँ की जो स्थिति बहुत खराब हुआ था। तो वहाँ पे जो सेवाएं हैं वायु परिवहन के द्वारा है ना, आपने देखा था जेसीबी है ना, उतार रहे नीचे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे, बचा रहे हैं है ना। तो ये वायु परिवहन से ही संभव है। दुर्गम स्थलों जैसे पहाड़, दलदल, बीहड़, जंगलों आदि क्षेत्रों में वायु परिवहन द्वारा ही परिवहन संभव हो पाता है। आपातकाल एवं युद्ध के समय वायु परिवहन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे आपदा आ गया, जैसे आप उत्तराखंड के अभी एग्जाम्पल ले सकते हो, कहीं युद्ध हो रहा है तो उस समय जैसे गोला बारूद है ना, सेना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है ना, खाने पीने की वस्तु पहुंचाना है, आपदा के समय, बाढ़ के समय, तो ये आपातकाल एवं युद्ध के समय वायु परिवहन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन पांचवा, विश्व में अंतःस्थलीय जल मार्ग के विकास के लिए उत्तरदायी 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि पांचवा क्वेश्चन में आपका क्या है कि विश्व में अंतःस्थलीय जल मार्ग के विकास के लिए उत्तरदायी 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो एक एक करके हम विस्तार से समझते हैं आंसर में क्या दे रखा है आपका। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला आपका है, नदियाँ बारहमासी होनी चाहिए, जिन नदियों में जल केवल वर्षा ऋतु में ही रहता है ना। तो क्या दे रखा है आपका कि नदियाँ क्या होता है कि बारहमासी होनी चाहिए, 12 मास मतलब 12 महीने बहना चाहिए। और जिन नदियों में जल केवल वर्षा ऋतु में होता है, बहुत सारे नदी होते हैं उसमें क्या आता है, बरसात के मौसम में ही आपको पानी मिलेगा। दूसरा पॉइंट है आपका कि उनका प्रयोग वर्ष भर जल मार्गों के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो जो आपका बारहमासी जो नदी होती है ना, जिन नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, तो वहाँ पे जल मार्गों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है दोस्तों कि नदियों का मार्ग जल प्राप्तो है ना, तो नदियों का मार्ग जल प्रपातों, सोपानी प्रपातों, छिप्रिकाओं तथा महाखंडों से मुक्त होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है आपका कि नदियों का मार्ग जल प्रपातों, सोपानी प्रपातों, छिप्रिकाओं तथा महाखंडों से मुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, चौथा पॉइंट, नदियों में विसर्ग भी कम होना चाहिए जिससे सीधा जलमार्ग प्राप्त हो सके। तो विसर्ग का मतलब दोस्तों, जैसे सांप टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो उस प्रकार से जो नदियों में विसर्ग भी कम हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, पानी का बहाव ना हो, जिससे सीधा जलमार्ग प्राप्त हो सके। जब सीधा जलमार्ग रहे तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में, घूमने में कितना टेढ़ा मेढ़ा जाना पड़ेगा। तो नदियों में विसर्ग भी कम होना चाहिए जिससे सीधा जलमार्ग प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम।
पांचवा है शीतकाल में नदियों बर्फ मुक्त होनी चाहिए। ठंडी के मौसम में क्या होता है, बर्फ जम जाता है, तो उस समय क्या होना चाहिए कि शीतकाल में नदियों बर्फ मुक्त होनी चाहिए। छठा क्वेश्चन है नदियों के मुहाने साफ करने चाहिए। तो नदियों की जो जो रास्ता है वो साफ होने चाहिए। सातवां क्या है जिससे समुद्र यातायात से आंतरिक यातायात को जोड़ा जा सके। तो जिससे जो समुद्री यातायात को आंतरिक यातायात से जोड़ा जा सके। क्वेश्चन छठा राइन नदी जल मार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग क्यों है, कोई 3 कारण बताओ। तो राइन नदी जल मार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग क्यों है, कोई 3 कारण बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। तो राइन नदी जल मार्ग विश्व का अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग क्यों है। तो जल मार्ग का मतलब समझते दोस्तों, जैसे जल पानी, मार्ग माने रास्ता, तो पानी में क्या होता है रास्ता होता है, जैसे सड़क होता है तो उसमें रास्ता होता है, तो उस प्रकार से होता है दोस्तों। तो एक एक को हम विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट क्या देखा है दोस्तों, वो हम बात करते हैं। यह यूरोप के संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। तो यह यूरोप के संपन्न माने कोयला खनन क्षेत्रों से क्या करता है, ये राइन नदी जलमार्ग गुजरता है, परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है ना। यूरोप के कोयला क्षेत्र है, संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से क्या है दोस्तों, अधिक संपन्न है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से क्या करता है, जोड़ता है। तो राइन नदी क्या करता है, यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड देश से, जर्मनी से, फ्रांस से, बेल्जियम से, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। और अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख से अधिक आंतरिक मालवाहक पोत इस मार्ग से वस्तुओं एवं समितियों का आदान प्रदान करता है ना। तो प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान है ना, 2 लाख से अधिक आंतरिक मालवाहक पोत इस मार्ग से वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री से जोड़ता है। तो राइन नदी क्या करता है दोस्तों, यह जलमार्ग, चौथा पॉइंट है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। क्वेश्चन 7वां पाइपलाइन परिवहन के गुण एवं दोष स्पष्ट कीजिए। तो पाइपलाइन परिवहन के गुण एवं दोष स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पाइपलाइन परिवहन के गुण माने लाभ एवं दोष एवं हानि स्पष्ट कीजिए। तो गुण का मतलब तो लाभ हो गया और दोष का मतलब हानि हो गया। पाइपलाइन परिवहन तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम एवं गैसों के परिवहन में अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो पाइपलाइन परिवहन है तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम, गैसों के परिवहन में अभूतपूर्व योगदान दिया है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ या गुण एक एक करके समझते दोस्तों, क्या क्या पॉइंट है आपका, और ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। पहला पॉइंट, पाइपलाइनों को कठिन उबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। तो पाइपलाइनों के कठिन उबड़ खाबड़ भूभाग माने उबड़ खाबड़ जो जमीन है तथा पानी के नीचे से भी इसको बिछाया जा सकता है। इनके संचालन एवं रख रखाव का खर्चा अपेक्षाकृत कम है। तो इनके संचालन एवं रख रखाव का खर्चा अपेक्षाकृत कम है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, देखते हैं। यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता तथा पर्यावरण हितैषी साधन है। तो माने यह जलीय गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता तथा पर्यावरण हितैषी साधन माने पर्यावरण को दूषित नहीं करता, पोल्यूशन नहीं फैलाता है। चौथा, पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पाइपलाइन परिवहन में क्या होता है, ईंधन की बचत होती है और मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। माने कोई भी मौसम हो तो अपना सुचारू रूप से वो, जैसे बरसात हो है ना, या गर्मी हो, कुछ भी हो। परिवहन के इस साधन द्वारा पदार्थों की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहती है। तो परिवहन के इस साधन द्वारा पदार्थों की जो आपूर्ति है, निरंतरता माने कंटिन्यू, माने उस पाइप के माध्यम से
पेट्रोल, पानी की व्यवस्था हमेशा कंटिन्यू जाता रहता है। पाइपलाइन परिवहन के दोष। पाइपलाइन परिवहन के दोष या हानि ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो एक एक करके समझते हैं दोस्तों। पहला, पाइपलाइनों में कोई लोच नहीं होती है ना। तो पाइपलाइनों में कोई लोच नहीं होती है। एक बार बनने के बाद इसकी क्षमता को न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। तो पाइपलाइन में क्या होता है, एक ही खासियत होता है, इसमें कोई लोच नहीं होता है, न बढ़ा सकते हो न घटा सकते हो, है ना। इसकी क्षमता को एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाना भी एक बड़ी समस्या है। तो जो बारीक से जो रिसाव होता है उसको पता लगाना बहुत ही कठिन समस्या है। पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना भी एक बड़ी समस्या होती है और कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना भी कठिन होता है। तो कहीं पर पाइपलाइन फट गया तो उसकी मरम्मत करना बहुत ही कठिन कार्य है दोस्तों। पांचवा, कुछ इलाकों में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है। तो कुछ इलाकों में क्या होता है, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना क्या होता है दोस्तों, कठिन होता है। क्वेश्चन 8वां, जल परिवहन की विशेषता बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा ही जाता है पेपर में। तो जल परिवहन की विशेषता बताओ, एक एक करके समझते हैं। जल परिवहन में मार्गों का निर्माण करना पड़ता है। तो जल परिवहन में क्या है कि मार्गों का निर्माण करना पड़ता है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जल परिवहन में क्या होता है, महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरा क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं। तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जहाज को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, चला सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, स्थल मार्गों की तरह जल मार्ग में भी घर्षण नहीं होता है। तो स्थल मार्गों की तरह जल मार्ग में क्या होता है, घर्षण नहीं होता है, न घिसता कम ही है। ईंधन की खपत कम होती है। तो क्या है दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, ईंधन की खपत कम होती है। यह परिवहन अन्य साधनों में सस्ता होता है। तो ये परिवहन क्या है, अन्य साधनों में क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद।